नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। बीते साल भर में सड़क से संसद तक अगर कोई एक मुद्दा गूंजा तो वो है संविधान। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ संविधान को अपना चुनावी हथियार बनाया और गरीब वंचित समाजों तक ये मैसेजिंग दी कि बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। पीएम को तानाशाह बताया गया और संविधान खतरे में है, इस बात के कांग्रेस की तरफ से नारे लगाए गए। बीजेपी ने जब तक इसे काउंटर करने की कोशिशें शुरू की चुनाव में, तब तक बड़े राज्यों में लोगों में आरक्षण संविधान को लेकर गलतफहमी बड़े स्तर पर फैल चुकी थी, जिसका असर यूपी जैसे निर्णायक राज्य में भी देखने को मिला। ये चुनावी विश्लेषकों का कहना रहा। नतीजों के बाद राहुल गांधी और उनके सहयोगी ज्यादा आक्रामक हुए और संविधान बचाओ अभियान ने गति पकड़ी। खुद राहुल ने संविधान की प्रति के साथ संसद में शपथ ली। इसके लिए फिर बीजेपी ने भी जबरदस्त आक्रामक मुहिम शुरू कर दी। 25 जून यानी आपातकाल की 50वीं बरसी आते आते देश भर में इसके लिए अपने पक्ष में नैरेटिव गढ़ने के लिए लोगों तक मैसेजिंग देना शुरू किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम बड़े नेता संसद और बाहर काफी आक्रामक दिखाई दिए। संसद में आपातकाल के खिलाफ पुरजोर रुख दिखा और अब सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस का ही नाम दे दिया है। अब बीजेपी और कांग्रेस और उसके साथ ही इंडिया ब्लॉक में जो सहयोगी दल हैं, आमने सामने एक तरह से कहें कि सियासी जंग अब छिड़ गई है संविधान को लेकर और इसके लिए सहारा सिर्फ संविधान ही लिया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान जो देश को एकजुट करने की बात करता है और देश में समता समरसता की बात करता है, लेकिन फिलहाल सियासी तौर पर वो दिखाई नहीं पड़ रही। दोनों पक्षों की तरफ से तीखे बयान सामने आ रहे हैं, उसको सुनाएंगे, ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसको लेकर क्या कहा है। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के समय में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस बात के लिए हुआ था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए। और वो भी कब हुआ था? 1951 में, यानी जब तक चुनाव भी नहीं हुआ था। अरे भाई, चुनाव होंगे तब लोग बोलना शुरू करेंगे तो आपको आपत्ति समझ में आती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के माध्यम से परिवर्तन कर दिया था, यह बात भूली जा सकती है क्या? और मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर इतने दुखी हो गए थे और उनकी पीड़ा जो थी संविधान के साथ, जिस प्रकार का छल किया गया था नेहरू जी की सरकार के द्वारा, उसे मैं वो शब्द जो उन्होंने उस पीड़ा में व्यक्त किए थे, मैं उस शब्द यहां पर बोलना उचित नहीं समझता हूं, पर रेफरेंस आप लोगों को दे रहा हूं। 19 मार्च 1955 राज्यसभा की प्रोसीडिंग में उन्होंने कहा कि मैंने तो एक पवित्र मंदिर बनाया था देवता को स्थापित करने के लिए, और उसको किस प्रकार से उस मंदिर के साथ क्या किया गया है, यह उनके शब्दों में कोई भी व्यक्ति जाकर स्वयं पढ़ सकता है। संविधान की हत्या उस समय होती थी कि यदि केवल एक आर्टिकल लिख दे कोई व्यक्ति कि मुझे नेहरू की कार्यशैली में हिटलर की छवि नजर आती है, तो मजरूर सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहते थे। संविधान की हत्या यह थी कि अगर किशोर कुमार यह कह दें कि मैं कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, तो ऑल इंडिया रेडियो पर सारे गाने बंद हो जाते थे। और फिर इसके उपरांत अभी आप हाल, और यह प्रवृत्ति मुसलसल चलती रही। तो ये थे सुधांशु त्रिवेदी। आपको ग्राफिक्स भी दिखाते हैं कि किस तरह से पक्ष और विपक्ष की ओर से हमलावर रुख देखने को मिल रहा है और एक संविधान बचाओ बनाम संविधान हत्या की लड़ाई इस वक्त पे चल रही है। तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल शर्मा इस पर बयान दे चुके हैं। काफी आक्रामक रुख बीजेपी अपना रही है कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि चुनाव में जो नुकसान हुआ अब आगे बीजेपी उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहती और इसको लेकर कांग्रेस ने जो किया उस पर ये रुख बहुत स्पष्ट है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने तानाशाही दिखाई थी, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। आपातकाल लगा, लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया, लाखों लोगों को जेल में डाला गया, मीडिया की आवाज दबाई गई। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, यह आदेश जारी हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी गृह मंत्री के ट्वीट पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर लिखा। संविधान हत्या दिवस पर पीएम का भी बयान सामने आया है और देशवासियों को उन्होंने लिखा कि यह दिन याद दिलाएगा कि संविधान कुचलने के बाद कैसे कैसे हालात से लोगों को गुजरना पड़ा। उन लोगों को नमन जिन्होंने आपातकाल की पीड़ा झेली। आपातकाल को कांग्रेस का दमनकारी कदम बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
लिखा इतिहास के काले अध्याय के रूप में हमेशा ये दिन याद रहेगा। तो संविधान अध्याय पर प्रधानमंत्री का भी बयान आया। तो इस वक्त हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। बीजेपी से एडवोकेट विकास सोमानी इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस से सुमित गर्ग होंगे, डॉक्टर सुमित गर्ग, और डॉक्टर शिप्रा माथुर हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मौजूद होंगे। सुमित जी, पहला सवाल मैं आप ही से लूँगा। 25 जून अगर जब देश को याद दिलाया जाता है आपातकाल हुआ था और संवैधानिक अधिकारों का तो एक तरह से कहें कि दमन हुआ था, इसमें आप जो नैरेटिव चुनाव में पेश कर रहे थे कि संविधान को बचाना है, बीजेपी ने उसको काउंटर किया कि संविधान की हत्या तो आप ही ने की थी, किससे बचाएंगे? अब जो खुद संविधान को कुचल चुके हैं, दमन कर चुके हैं, उससे कैसे बचाएंगे? एक तरह से पॉलिटिकल मैसेजिंग थी जिसमें चुनाव में आप सफल रहे एक तरह से लोगों तक मैसेजिंग देने में कि संविधान बदल दिया जाएगा, तानाशाही हो रही है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब सियासी तौर पर जब लड़ाई लड़ रही तो बीजेपी भी अपने काउंटर कर रही है और सरकार ने संविधान हत्या दिवस जो घोषित किया है उसके भी अपने वजह हैं। सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना होगा किस तरह मजरू सुल्तानपुरी को बैन कर दिया गया था, किस तरह का आर्टिकल लिखने पर आवाज़ दबाई जाती थी, लोगों को जेलों में ठूंसा गया था। मनीष जी नमस्कार। मनीष जी, इस देश के संविधान की खूबसूरती देखिए। कल तक जो इस संविधान को नहीं मानते, इस देश के तिरंगे झंडे को नहीं मानते, आज वो संविधान की गुट्टी देश को पिलाने जा रहा है। कब? जब वो एक्सपोज हो गए, जब उनका जो हिडन एजेंडा था, आज से 20 साल पहले अगर जाऊं, 30 साल पहले जाऊं, तो ये डायरेक्टली इस देश के संविधान को खारिज कर देते थे, देश के तिरंगे झंडे को खारिज कर देते थे। इतिहास गवाह है, नागपुर में आरएसएस के कार्यालय पर जब तिरंगा झंडा फहराया गया तो उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन आज जब इनको लगा, जब ये सत्ता में आए, तो इन्होंने धीरे धीरे क्षण क्षण इस देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश की। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपंग किया, उनको खत्म करने की कुछ चेष्टा करी। और ये सब जब पब्लिक डोमेन में आया, पब्लिक ने रिएक्ट किया और इस देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को यह पता पड़ा कि नहीं, इस देश की पब्लिक, इस देश की जनता इस संविधान को अपना महाग्रंथ मानती है, इस संविधान को अपने जीने की विधि मानती है और इस संविधान को किसी भी रूप में खंडित या अपवित्र नहीं होने देगी। इसके चलते इस देश की जनता ने उनको बहुमत से बाहर कर दिया। इससे परेशान होकर इस देश के प्रधानमंत्री ने एक नया मुखौटा ओढ़ा है संविधान का, जिसकी उन्होंने कभी इज्जत नहीं करी, और लेके क्या है, संविधान की हत्या दिवस। मनीष जी, यकीन जानिए, अगर इसी तरह अतीत में ये सरकारें चलती रही तो जिस दिन हमारी भी सरकार आएगी, हम भी इसी तरह के दिवस मनाएंगे। और आपको ध्यान होगा 29 अगस्त 1911 को सावरकर साहब ने 6 में से पहला माफीनामा लिखा था अंग्रेजों को, तो हम भी 29 अगस्त को माफीनामा दिवस घोषित कर दें? ऐसे नहीं होता है। अगर संविधान की बात करनी है तो संविधान रूप अपना आचरण रखिए। ये आचरण मत रखिए कि देश के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अंदर ठूंस दो और जब उनकी अदालत जमानत ले ले तो उन पर नए मुकदमे डाल के वापस उनको अंदर ठूंस दो। नहीं सुमित जी, इसमें एक बात और भी है, मतलब इसमें एक बड़ा ये साइकोलॉजिकल गेम भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह से जिस तरह से आपने लोगों को चुनाव में किया और अब चुनाव के बाद बीजेपी उससे कहीं ना कहीं लेसन लेकर उसी प्लैंक पर आपको घेरने की कोशिश कर रही है। शिवसेना अगर ये कहती है कि 50 साल बीत गए हैं, अब भूल गए हैं लोग, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, इतिहास का कोई वर्तमान में बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इतिहास से सबक लेकर ही आगे बढ़ा जाता है। आपके ऊपर भी आरोप लग सकता है कि जिस संविधान को आपने कुचला उसी की कॉपी आज आप लेकर के संविधान की शपथ ले रहे हैं, उसको लेकर भी आरोप हो सकता है। विकास सोमानी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास जी, मैं आपसे मैं आऊँगा सुमित जी अगले राउंड में। विकास जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आपातकाल को सब जानते हैं, जिन्होंने उसकी पीड़ा झेली, उसके बाद जो देश में पीढ़ियाँ बढ़ी और पढ़ाया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि देश के लोग उसके बारे में बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, जब पहले से ही काला दिवस, आपातकाल का विरोध, कांग्रेस के दमन के खिलाफ सब तरह से आप इसको चुनावी रूप में भुनाते रहे हैं और सियासी तौर पर और संसद में भी इसको लेकर बातें उठती रही हैं, पर लेकिन जो संविधान हत्या का शब्द जोड़ना,
कितना जरूरी था आपके लिए, क्यों जरूरी बन गया कि आपने हत्या शब्द इसके लिए जोड़ना पड़ा? आपको क्या मजबूरी कि हत्या शब्द इसके साथ लगाना पड़ा? मनीष जी, जिस तरह की कांग्रेस हर बात ये कहते रहते हैं कि संविधान के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को जताते हैं, लेकिन वो सिवाय ढंगों से लेके कुछ भी नहीं है। इन्होंने संविधान में कितने बदले, 42वें संविधान संशोधन की में इनको देखिए कि लगातार माननीय इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पूरे संविधान को तोड़ मरोड़ के मन मर्जी जो किया, वो आपातकाल लगाया। उसमें आप देखें कि मीडिया भी उससे अछूता नहीं रहा, लोकतंत्र में सब आवाज दबा दी गई और इस तरह का आपातकाल लगा। तो उस आपातकाल के बाद मैं समझता हूं, या आप भी देखते हैं, आप जनता भी देखते हैं, सब देख रहे हैं कि आपातकाल वाली पार्टी जब इस तरह की बात करती है, वो संविधान को सुरक्षा और संरक्षण देने की बात करती है, तो समझ में नहीं आता कि कांग्रेस किस तरह से बात कर रही है। और एक बात और कही बनी जी आपने कि मुद्दा भुनाने वाली बात, ये मुद्दा भुनाने वाला नहीं है, ये देश के प्रति और राष्ट्र हित के प्रति जो है, ये आम जनता का सर्वोपरि एक वो है कि संविधान हमारे मूलभूत दस्तावेज है जिसके आधार पर लोकतंत्र जिंदा है। लेकिन कांग्रेस जब संविधान को बदलने के लिए, तोड़ मरोड़ने के लिए, जैसा कि राजस्थान चुनाव में भी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें आएगी तो संविधान को बदल देगी, इनके नेता इस तरह के भ्रामक प्रचार करते रहे, जबकि फंडामेंटल राइट और संविधान को बनाने वाले और संविधान को निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी इन्होंने किस तरह से उनका अपमान किया, उनको मतलब जो सम्मान देना चाहिए था वो सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई। और कांग्रेस जो है वर्तमान परिस्थिति में, जहां देश आज लोकतंत्र की नई ऊंचाइयां छू रहा है और विश्व में अपनी एक बहुत बड़ी छवि बना चुका है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तब कांग्रेस के पास कोई ऐसा ठोस आधार है नहीं, तथ्य है नहीं। और आज भी वर्तमान में भी आप देखें कि जहां जहां भी मान लो कांग्रेस की सरकार थी, या 5 साल राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार रही, तो संविधान की धज्जियां उड़ाई, संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे अधीनस्थ आयोग हो, इन्होंने तार तार कर दिया उनकी गरिमा को। इन्होंने, कांग्रेस ने जितना तहस नहस करना था, चाहे युवाओं के भविष्य के मामले हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के मामले, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस तरह की अनर्गल बात करके देश के संविधान के प्रति हमेशा आलोचना, और इन्होंने अपने जो भाव प्रकट किए हैं वो एक देश और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, जो भारत विश्व में अपनी लोकप्रियता छू रहा है, उसमें कई बार बाधक बने हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, और ये आज जो इसको आपातकाल हत्या दिवस के बारे में जो घोषणा पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान दिवस माना गया और इसको 2015 में जी, जिस तरह से हत्या तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस के ने की, कि आपातकाल में आम जन को उस दर्द को, जो आज भी वो पीड़ा है, वो पीड़ा उस जमाने के लोग जो आज हमारे बीच में मौजूद है, हमारे जो वरिष्ठ और अग्रज हैं, वो इस बात को भली भांति जानते। ठीक है, ठीक है। आपके ऑडियो में प्रॉब्लम, उसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। शिप्रा माथुर का रुख कर लेते। शिप्रा जी, जिस तरह से आपने दोनों पक्षों को सुना, क्योंकि लड़ाई ये बहुत आमने सामने की हो गई है, चुनाव में शुरू हुई थी और अब नतीजों के बाद भी अक्सर चुनाव के बाद मुद्दे भुला दिए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा रहा जब लगातार बदस्तूर जारी, और इसको लेकर एक तरह से कहें पॉलिटिकल अपग्रेडेशन ही देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से आपस में। एक बड़ा सवाल इस वक्त पे लोगों के जहन में जो होगा वो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये वाकई नैरेटिव की लड़ाई है? क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव के नतीजों के बाद उसे लगा कि वो एक ये सिंगल नैरेटिव बनाया जो आरक्षण खत्म करने के बाद, संविधान बदलने के बाद, उससे यूपी जैसे बड़े डिसाइडर स्टेट्स में उसको लॉस हुआ। उसका नुकसान अब बीजेपी आगे नहीं लेना चाहती, और खासतौर पर बीजेपी की जो लीडरशिप है, ये बात उनको पता है कि कम से कम इस मुद्दे पर तो डिफेंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि ये कांग्रेस के खिलाफ जाता है। कांग्रेस उसको अपने पक्ष में भुना रही थी। राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर शपथ ली, फिर कॉपी बाकी सदस्यों ने भी संसद में लहराई। आपको लगता है कि ये काउंटर करने का एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव, एक तरह से कहेंगे, अप्रोच बीजेपी ने अपनाई है कि इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, लोगों के जहन में रहे, और नई पीढ़ी कम से कम इसको उसके कोर्सेज से, उसकी याददाश्त से, या फिर उसके जीवन से इसकी याद कभी ख़त्म नहीं हो कि एक दौर में आपातकाल हुआ था और लोगों ने उसको देखा था? मुझे लगता है जो आप बात कह रहे हैं उसमें तो किसी असहमति की बात नहीं हो सकती है कि ये एक नैरेटिव की लड़ाई थी, और जिस तरह से कांग्रेस ने इसको बनाया, अब सच और गलत की, देखिए नैरेटिव जब आप कहते हैं कि उसके मायने ही यही होते हैं कि किस तरह से आप लोगों को डाइग्रेस कर सकते हैं। तो ये विमर्श का रास्ता नहीं हमारे देश में, अनफॉर्चुनेटली नैरेटिव का रास्ता, दोनों ही पार्टियों ने नैरेटिव का रास्ता अपनाया है कि किस तरह से भ्रमित किया जाए और
अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि जो लड़ाई या जो द्वंद्व या आपस की टकराहट संविधान को लेकर शुरू हुई और जिसमें हमने सबने देखा कि एक फेक वीडियोस के माध्यम से, फेक इंफॉर्मेशन के माध्यम से किस तरह से लोगों के माइंड को कैप्चर करने की कोशिश की। अब किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर, लेकिन ये बात जरूरी हो जाती है कि पिछले सालों में ये समझना चाहिए कि पार्टियों के नाते और एक देश के नाते ये जरूरी बात हो गई है कि हम अपने इतिहास को फिर से याद करें, क्योंकि जो गलतियां हुई हैं उसको अगर कांग्रेस ने ठीक से एड्रेस किया होता, मैं आपको 3 उदाहरण से बताऊंगी कि अगर ठीक से एड्रेस किया, अब पता नहीं ये बीजेपी इस तरह से सोच रही है कि नहीं सोच रही है, क्योंकि वो एक इंस्टेंट लड़ाई पर अभी मुझे टिकी हुई नजर आ रही है कि उन्होंने ये किया और उसका काउंटर करना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें तो संविधान का जो मुद्दा है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा भारत में है और रहेगा। और अगर हम याद करें, मैं आपके सामने में आप जब ये मुझे विषय की सूचना मिली तो मैंने सेकंड प्रेस कमीशन की रिपोर्ट निकाली। सेकंड प्रेस कमीशन की रिपोर्ट 1978 में ये रिपोर्ट आई थी सेकंड प्रेस कमीशन की, और अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसमें केवल एक पैराग्राफ में जो है वो समेट दिया गया है कि जो एट्रोसिटीज या जिस तरह का काला अध्याय हम कहते हैं, मीडिया के साथ क्या बर्ताव हुआ, नेताओं के साथ क्या बर्ताव हुआ, ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। लेकिन प्रेस कमीशन की रिपोर्ट उस पर केवल एक पैराग्राफ में छोटा सा कमेंट करके छोड़ देती है। राजस्थान में जब पत्रकारिता का विश्वविद्यालय बनता है तो उसका पहला करिकुलम बनता है, उसमें आपातकाल का अध्याय गायब होता है। जो जागरूक बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो इसको पॉइंट आउट करते हैं, और जब थोड़ा सा हंगामा होता है तब जाकर आपातकाल का जो पूरा चैप्टर है, पूरा अध्याय है, वो करिकुलम में शामिल किया जाता है जी। और इस बात को लेकर मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तौर पर जो बातें भुलाने की कोशिश है, लेकिन अब सवाल इस बात पर है कि संविधान की हत्या हमारे, अगर हम पूरे भारत के इतिहास को या संस्कृति को हम देखें तो वो परिचय हमको कहीं नहीं मिलता है कि हमने, जैसे मैंने देखा, इजराइल में देखा, अमेरिका में देखा, होलोकॉस्ट म्यूजियम होते हैं मनीष जी। होलोकॉस्ट म्यूजियम के माध्यम से जो उनके खिलाफ एक पूरे एक रेस के खिलाफ या जिसे कहते हैं एट्रोसिटीज हुई, उसको याद किया जाता है। तो मेरे जहन में तब सवाल उठता था कि हमारे देश में पार्टीशन म्यूजियम क्यों नहीं है? हम अपने इतिहास को बच्चों को क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह की एट्रोसिटीज हुई जब देश का विभाजन हुआ? लेकिन बात उसमें ये है, और ये मुझे लगता है हमारा ही एक ये उसमें समाधान भी निकलता है कि हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं रही है कि शोक के विषयों को या नकार के विषयों को सेलिब्रेट किया जाए। ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं। गांधी की हत्या का दिवस भी गांधी हत्या दिवस के रूप में नहीं, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भाषा को लेकर जो सजगता है और जो गरिमा है, उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोनों, इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की बात है ये, कि एक पक्ष को अगर ये बात को इसको कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत जरूरी बात है, इतिहास का बोध होना बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इसको कांग्रेस ने भी एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की कि कैसे हमारे जहन से वो इतिहास खत्म किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। वो जरूरी बात है, लेकिन क्या इस तरह से जो इस शब्दावली का इस्तेमाल करके किया जाना चाहिए था या कोई और बेहतर तरीका हो सकता था? सवाल उस पर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव की लड़ाई तो ये दो पार्टियों की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई है, ये तो जारी रहेगी और उस काले अध्याय को कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन इतिहास का बोध होना जरूरी है, और भाजपा अगर इसको बुनाएगी तो डेफिनेटली जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि काउंटर नैरेटिव भी आएगा, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कांग्रेस भी उछालेगी, तो लड़ाई कहां जाकर खत्म होने वाली है। और अल्टीमेट उद्देश्य ये होना चाहिए कि नागरिक जो है वो हमारी असल इतिहास से वाकिफ रहे। जो हुआ गलत हुआ, फिर उसके बाद चुनाव भी हुए, फिर से सत्ता में कांग्रेस भी बाद में लौट कर आई, फिर संविधान में भी उसमें अमेंडमेंट हुआ। जब 75 में जब इमरजेंसी लगी थी तो प्रावधान था ना उसमें उस तरह की इमरजेंसी का, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इमरजेंसी लगाई जाए। बात ये थी कि पूरी गवर्नमेंट जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही थी। इंदिरा गांधी के बेटे पूरी सरकार चला रहे थे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था क्योंकि वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थे। तो ये इतिहास जो है वो जनता को जरूर मालूम होना चाहिए, लेकिन किस तरह से मालूम होना चाहिए? मर्यादा, गरिमा और भाषा की जो शुचिता है, वो मुझे लगता है कि उसका डायरेक्शन जो है और भाजपा और उस शुचिता का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं शिप्रा जी, उस शुचिता की बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान बखूबी करता है, उस समरसता की बात करता है, विमर्श की बात करता है। जो हमारे यहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का स्वरूप रखा गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का रखा गया, उसमें सब बातें हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है जो पॉलिटिकल विचारधाराओं की लड़ाई है वो सबसे प्रमुखता से उभर कर आती है, बजाय
संविधान की भावना के। विकास जी, मेरा अब आपसे सवाल होगा, जिस तरह से शिप्रा जी ने भी कहा कि काउंटर नैरेटिव होगा, आना भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भी मनाना शुरू कर देंगे, बापू हत्या दिवस, व्यापार हत्या दिवस, नोटबंदी का उन्होंने जिक्र किया, हाथरस में उदाहरण दिखा, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, मणिपुर में अपमान हत्या दिवस, ये सब होना शुरू हो जाएंगे। इनकी भी सरकारें राज्यों में हैं, राज्यों में फिर इस तरह के अनाउंसमेंट होने लग जाएंगे। जीएसटी को बताया व्यापार हत्या दिवस। शब्दों को तो चयन ठीक हो सकता था, हत्या की जगह आपको नहीं लगता कोई दमन जैसा शब्द आप इस्तेमाल कर सकते थे? हत्या शब्द क्यों इस्तेमाल करना जरूरी था? देखिए मनीष जी, बताऊं आपको कि कई बार हम चर्चा में भी कहते हैं कि कोई घटना होती है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो लोकतंत्र जो जिंदा है वो संविधान से, संविधान हमारे सबसे पवित्र और महान पुस्तक है, संविधान के आधार पे पूरे देश में लोकतंत्र जिंदा है। और जब लोकतंत्र की जब हत्या जो इंदिरा गांधी जी के समय जो इमरजेंसी काल में आपातकाल जो लगाया गया, वैसी घटना आज तक देश में नहीं हुई है। वो इमरजेंसी जो लगी थी उसकी तुलना हम इन अन्य घटनाओं से नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इमरजेंसी आपातकाल चाहे स्टेट में भी आप देखें तो कांग्रेस के राज में अधिकतर लगी, जब आम व्यक्ति का जो अधिकार है उसके मूल अधिकारी जब खोने लगेंगे तो संविधान को तो एक तरह से वो हत्या ही माने। आपके संविधान की हत्या इन्होंने की है आपातकाल के दौरान, और आपातकाल की तुलना को आप इस तरह से अगर अन्य घटनाओं से लेंगे तो हम समझते हैं कि निरर्थक है। और रही बात कि जवाब तो कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं इस तरह का कि कांग्रेस को जवाब दे पाए। इमरजेंसी के मामले में क्या जवाब देंगे? जहां पत्रकार तक बोलने के लिए पाबंद कर दिए गए थे, उनकी आवाज को दबा दी गई थी, जहां देश का जो सद्भावना और देश में जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में सभी आ गए, चाहे सभी धर्मों को मानने का मामला हो, चाहे वो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही उस पर दम कर दिया एक तरह से इमरजेंसी लगा के, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी घटना तो आज तक देश में हुई नहीं है। सोमानी जी, विकास जी 10 साल से आप सरकार में, 40वीं बरसी भी हुई थी, तब ये फैसला क्यों नहीं लिया गया? अभी 50वीं बरसी पर इसको हत्या दिवस बताने का फैसला क्यों खास तौर पर लिया गया? क्योंकि लोग निश्चित रूप से इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, जो नैरेटिव आपके खिलाफ चुनाव में गया। अगर कांग्रेस ये मुद्दा नहीं बनाती और ये गलतफहमी नहीं होती और ये लोगों तक मैसेजिंग नहीं जाता कि आरक्षण खत्म होगा, संविधान बदल दिया जाएगा, संसद में संविधान बचाओ के नारे नहीं लगते, ये शायद आपकी तरफ से देखने को नहीं मिलता। विश्लेषक ये भी कह रहे हैं। मनीष जी, हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर वाला मुद्दा था, चाहे भारतीय जनता पार्टी का आप देखें, चाहे धारा 370 के मामले में मुद्दा था, चाहे 3 तलाक के मामले में मुद्दा था, चाहे कई ऐसे मुद्दे थे जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अपनी मुख्य विचारधारा में लेके चल रही थी। लेकिन कई बार सवाल भी उठाते रहे कांग्रेस कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी कई बातें कही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मैंडेट के साथ और जिस उससे जनादेश प्राप्त किया, और जो जनादेश के जो उनकी डिमांड थी, जो वादे पूरे किए भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक एक करके पूरे किए। ये अलग बात है कि वो कब 370 का कब हुआ, राम मंदिर का कब हुआ, ये संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो एक तय समय पे होते हैं। लेकिन ये पहली प्राथमिकता है कि जब संविधान दिवस के बारे में जो दुखद जो मन में पीड़ा थी, जो वर्षों से इस देश के जो आम आदमियों के मन में वो लोगों को पता रहे, मतलब आपका ये मानना है कि आप इसको चाहते हैं लोगों के जहन में जिंदा रहे, नई पीढ़ी, नए वोटर जाने कि आपातकाल क्या था, क्या पीड़ा थी, यही मैसेजिंग है? ये पीड़ा जिंदा रहे न रहे, वो तो क्या है कि हम देश के लिए जो राष्ट्र और देश के लिए हित के लिए जो कार्य करते हो, कभी ये नहीं सोचते कि हमारी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान को प्रमुख रूप से माना जाए, लोकतंत्र की व्यवस्था जो माननीय प्रधानमंत्री संविधान को तो माना एकदम, फिर इंदिरा गांधी को हरा दिया ना लोगों ने, वही संविधान तो रिस्टोर कर दिया था। मतदाता से बड़ा कुछ है नहीं। सोमानी जी, सुमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जिस तरह से शिप्रा जी ने भी कहा, वाकई कांग्रेस का बड़ा फेल्योर रहा कि जो आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया, संविधान को जिस तरह से कहते भी कि वो अभी तो हत्या दिवस ही घोषित ही कर दिया गया है, आपने जो तोड़ा मरोड़ा, आपने जो लोगों के मूलभूत अधिकार खत्म किए, उसके बाद आप लंबे समय तक फिर भी पावर में रहे, आप उसको एड्रेस करने में नाकाम रहे। और जिस तरह से आपने कोशिश किया कि मेमोरी इरेज हो जाए, आपने जब कदम आए, यूनिवर्सिटी का जिक्र करें शिप्रा जी, मुझे भी याद है वहाँ से चैप्टर हटा दिया गया, सिलेबस करिकुलम से हटाया गया ताकि लोगों को पता नहीं लगे। लोग इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। आपको मान लेना चाहिए था कि हाँ, हमारी ये गलती थी, उस दौरान के हालात इस तरह से थे। शशि थरूर तो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, संवैधानिक कह सकते हैं, हत्या नहीं की हमने, उसका बचाव कर रहे हैं अभी भी आप मानकर उससे आगे बढ़ सकते थे, तो ये शायद इस तरह की नैरेटिव की लड़ाई देश को नहीं देखनी पड़ती, और जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मनीष जी, जहां तक आपातकाल की बात है, मेरी पार्टी के नेता राहुल गांधी इस पर पूरा वक्तव्य दे चुके हैं। मेरी पार्टी अपना वक्तव्य जारी कर चुकी है, खेद प्रकट कर चुकी है। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, आपातकाल के बाद वीरांगना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब अपनी पहली रैली की, शायद यवतमाल में की थी, उसमें उन्होंने भी जनता से माफी मांगी थी। तो इसमें कोई दोराही नहीं है कि हमें अगर गलत लगा
हमें लगा कि जनता को कहीं ना कहीं कठिनाई हुई है, हमने उसको स्वीकार किया। आदरणीय शिप्रा जी ने भी कहा कि भाषाई शुचिता और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए हत्या जैसे शब्दों का। मनीष जी ये नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति जो है वो नफरती पाठशाला से हुई। अभी सुधांशु जी पानी पी पी के नेहरू जी को गाली दे रहे थे। मैं बता देता हूं, नेहरू जी ने अपने जीवन में 1921 से लेकर 1945 तक 10 बार या 9 बार जेल गए, अपने जीवन के 12 साल जेल में बिताए। ठीक है, ये ठीक है। दिन बता दें गोलवलकर, समय थोड़ा कम है सुमित जी, अब इतिहास में नहीं जा सकते, लेकिन नहीं गए। मैं 1 मिनट मनीष जी कंक्लूड कर रहा हूं। मिनट नहीं है, सेकंड सिर्फ, प्लीज। हाँ सेकंड, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं आज की घटना, कि इस देश की जनता ने आज भी इनको नकारा है। इस देश में आज बाई इलेक्शन हुए, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल, हर जगह बीजेपी को वो महाराष्ट्र में एमएलसी का जिक्र कर देंगे फिर आपके सामने। नहीं, एमएलसी की तो खरीद फरोख्त हुई है, जनता ने वोट विधानसभा चुनावों में डाला है साहब। हाँ। जनता ने नकारा है और इसी तरह इनका नकारने का समय चालू हो चुका है, जिससे बौखलाए हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेहतर होता सुमित जी, जिस तरह से माना कि आपके नेताओं ने माना, लोकतंत्र, आप आपातकाल माफी दिवस मना लेते पहले से, तो ये हत्या दिवस देखने को नहीं मिलता शायद। बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपने इनसाइट साझा किए दर्शकों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।